तो संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद के महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए कोई भी बिल कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाएं। इसीलिए संसद के तीनों महत्वपूर्ण अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में है। तो जितने भी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। तो हम देखते हैं संसद का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 79 में है। तो संसद का जो महत्वपूर्ण अंग है राज्यसभा, इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। उसके बाद आप ये जो नीचे देख रहे हैं इमेज, ये संसद भवन की है। ये संसद भवन के ऊपर की इमेज है। तो ये जो पूरी बिल्डिंग है इसी को हम संसद भवन कहते हैं। तो संसद जो पूरी बिल्डिंग है इसी को संसद भवन कहते हैं। और इसी में ये है लोकसभा, और इधर ये जो देख रहे हैं ये है राज्यसभा, और ये वाला एरिया है ये लाइब्रेरी है संसद भवन के अंदर। और बीच में जो आप ये देख रहे हैं ये है सेंट्रल हॉल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी बिल्डिंग है, और इसी के अंदर है लोकसभा, इसी के अंदर है राज्यसभा, और बीच में है सेंट्रल हॉल। तो जो संविधान के जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ, जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो इसी सेंट्रल हॉल में हुई थी। और सेंट्रल हॉल में ही जैसे किसी विदेशों के प्रतिनिधि आते हैं, मतलब मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति आए, उन्हें हमारे संसद भवन में भाषण देना है, तो भाषण कहाँ देंगे? ना तो वो लोकसभा में भाषण देंगे ना राज्यसभा में भाषण देंगे, वो भाषण देंगे सेंट्रल हॉल में। तो आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि ये पूरी बिल्डिंग को संसद भवन कहते हैं, और इसी में है लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल, और ये है लाइब्रेरी। तो अब हम संसद के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तो संसद को ही पार्लियामेंट कहते हैं इंग्लिश में, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पार्लियामेंट जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कई बार पूछा गया है कि जो पार्लियामेंट शब्द है कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। ब्रिटेन से ही हमने संसदीय प्रणाली ली है, और इसी को संसद की जननी कहते हैं। और संसद के कितने अंग होते हैं, यानी कि कितने पार्ट्स होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं, मैंने आपको बताया, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और संसद के कितने सदन होते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पर जब पूछा जाए इसके कितने सदन होते हैं, यानी कि कितने हाउस होते हैं, तो 2 हाउस होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। और जो भारतीय संसद भवन है इसका निर्माण किसने कराया था? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने ही जो भारतीय संसद है पार्लियामेंट का हमारे डिज़ाइन तैयार किया था। किसने? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं कि संसद के बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। तो जो आप ये इमेज में देख रहे हैं ये हमारा संसद भवन, और इसकी जो बाहरी परिधि में स्तंभ है ये कितने हैं टोटल? तो 144 स्तंभ है। तो जब एग्जाम में पूछा जाए कि संसद भवन की बाहरी परिधि कितने स्तंभों पर टिकी हुई है, तो टोटल कितने हैं? 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत के संसद भवन में भाषण दिया। तो टोटल ये 4 हैं, आपको चारों याद रखने हैं। तो सबसे पहले हैं डी आइजनहोवर। ये 1959 में इन्होंने भारत का दौरा किया और भारतीय संसद भवन में भाषण दिया। तो भारतीय संसद भवन में इन्होंने भाषण कहाँ दिया बताइए, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो मैंने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी विदेशी प्रतिनिधि हो आए, जब वो भारत में भारतीय संसद भवन में भाषण देता है तो कहाँ पर देता है? सेंट्रल हॉल में देता है, ना कि लोकसभा और राज्यसभा में। तो सबसे पहले कौन आए थे? डी आइजनहोवर, और ये कब आए थे? 1959 में। उसके बाद दूसरा दौरा जिमी कार्टर ने किया 1978 में, और 1978 में इन्होंने भी भारतीय संसद भवन में भाषण दिया। उसके बाद नेक्स्ट है बिल क्लिंटन, ये आए थे 2000 में। 2000 में इन्होंने भारत का दौरा किया और भारतीय संसद भवन में भाषण दिया। और नेक्स्ट है बराक ओबामा, ये सन 2010 में जब आए थे, मतलब मनमोहन सिंह के समय, तो इन्होंने भारतीय संसद भवन में भाषण दिया था। तो आपको ये चारों याद रखने हैं। पहले हैं डी आइजनहोवर, दूसरे हैं जिमी कार्टर, और तीसरे हैं बिल क्लिंटन, और चौथे बराक ओबामा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं संसद के सत्र। तो संसद के सत्र टोटल कितने होते हैं? तो साल भर में संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो जो बजट सत्र होता है ये कब होता है? तो ये फरवरी से लेकर मई तक होता है। इसे बजट सत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी सत्र में भारत का बजट पेश किया जाता है, इसीलिए इसे बजट सत्र कहते हैं। दूसरा होता है मानसून सत्र, ये होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, ये होता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। और जब पूछा जाए कि सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, तो बजट सत्र, इसका समयकाल ज़्यादा है, फरवरी से लेकर मई तक। और सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? तो ये शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर तक। तो ये तीनों याद रखिएगा। तो संसद भवन के बारे में बस हमें उतना ही पढ़ना था। अब हम पढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में।
तो लोकसभा और राज्यसभा के कुछ अन्य नाम भी हैं जो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए निम्न सदन किसे कहते हैं, उच्च सदन किसे कहते हैं। तो मैंने एक ही स्लाइड में सभी को कवर कर दिया। इस तरफ जितने भी हैं ये सभी लोकसभा के अन्य नाम हैं और इस तरफ राज्यसभा के। तो निम्न सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है पर राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। और हाउस ऑफ पीपल ये लोकसभा को कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये राज्यसभा को कहते हैं, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं ये कहाँ पर जाते हैं, लोकसभा में, और जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं ये राज्यसभा में जाते हैं। तो जनता का सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को, और चर्चित लोगों का सदन राज्यसभा को। प्रथम सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को। द्वितीय सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को, क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, जो जिन्हें डायरेक्ट जनता चुनती है वो लोकसभा में जाते हैं, और राज्यसभा का अलग से चुनाव होता है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इसलिए जो प्रथम सदन कहते हैं ये लोकसभा को कहते हैं और द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं। अस्थायी सदन कौन सा होता है, तो लोकसभा ही अस्थायी सदन है और स्थायी सदन राज्यसभा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अस्थायी सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को, और स्थायी राज्यसभा को। स्थायी सदन राज्यसभा को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। और उसके बाद युवाओं का सदन लोकसभा को और बड़ों का सदन तो राज्यसभा को। ये कुछ अन्य नाम हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब हमने लोकसभा और राज्यसभा के अन्य नामों के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हाल ही फिलहाल में लोकसभा के सदस्यों की संख्या में बदलाव हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते थे, अधिकतम हो सकते थे 552, जिसमें से 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते थे, जिन्हें हम वोट देकर लोकसभा में भेजते थे, और 2 एंग्लो इंडियन होते थे जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। 550 का चुनाव होता था और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो 550 में से 530 राज्यों से आते थे सदस्य और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये एंग्लो इंडियन क्या होते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी पर हाल ही फिलहाल में संविधान में एक संशोधन हुआ। तो संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत क्या हुआ कि जो एंग्लो इंडियन थे इनका आरक्षण अब खत्म कर दिया गया लोकसभा से। तो जो पहले जो 2 सदस्य होते थे जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, इनका आरक्षण क्या कर दिया गया, लोकसभा से खत्म कर दिया गया। तो अब पूछा जाए कि इनका आरक्षण खत्म करने के बाद अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो सकती है, तो 550 हो सकती है, जिसमें से 2 तो खत्म हो गए तो बचे 550। तो टोटल ये 550 अब अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 राज्यों द्वारा और 20 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा। तो एंग्लो इंडियन कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जिनके पिता दादा परदादा यूरोप के यानी कि अंग्रेज हो और जो उनकी माँ हो भारतीय हो, तो उनकी जो संतान होगी वो एंग्लो इंडियन कहलाएगी। मतलब जब अंग्रेज भारत में रहते थे तो उन्होंने जब भारतीय महिला से विवाह कर लिया, तो जो इन दोनों से जो संतान हुई वो क्या कहलाई, एंग्लो इंडियन कहलाई। मतलब पिता तो है अंग्रेज पर माँ भारतीय है, तो इनकी संतान क्या कहलाएगी, एंग्लो इंडियन कहलाएगी। तो अभी तक क्या होता था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, इनका आरक्षण था। पर अभी संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन की सीट का जो आरक्षण है इसे खत्म कर दिया गया है। तो पहले 552 अधिकतम सदस्य हो सकते थे, अब 2 एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया सदस्यता। तो अब कितने हो गए, तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अब 550 हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको डायग्राम से क्लियर होगा। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या तो हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, इसीलिए मैंने आप डायग्राम से बताया है। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण से और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए जब आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ली थी ग्रेजुएशन करने के लिए, तो उसमें सीटें होती थी ना, लिमिटेड होती थी। मान लीजिए जिसमें आपने एडमिशन ली थी उसमें 50 सीट थी ग्रेजुएशन के लिए, पर जब एडमिशन हुई बच्चों ने कितनी सीटों पर एडमिशन हुई, 45। 5 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, टोटल कितने बच्चे एडमिशन ले सकते थे, 50। यह है अधिकतम संख्या। पर वर्तमान में अगर पूछा जाए कि उसमें कितने बच्चों ने एडमिशन ली, तो 45, 5 सीटें भी खाली है ना। उसी प्रकार लोकसभा में अगर बात की जाए अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो पहले 552 थी, पर अब कितनी है, 550। पर अगर पूछी जाए कि वर्तमान में कितनी है, अधिकतम कितनी हो सकती है, वो तो 550 है, पर वर्तमान में बात की जाए तो 543 है। 545 पहले हुआ करती थी, पर 2 एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया। तब कितने सदस्यों की संख्या है, तो 543, और 543 में से 530 राज्यों में से है और 13 केंद्र शासित प्रदेशों में से। पर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया। तो पहले जो जम्मू कश्मीर होता था ये एक पूरा राज्य होता था ना, लेकिन अब इसे क्या किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इसमें पहले टोटल 6 लोकसभा की सीटें होती थी जब ये राज्य था, लेकिन जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बना है तो क्या हुआ, अब इसे डिवाइड कर दिया गया। 5 जो सीटें हैं लोकसभा की ये जम्मू कश्मीर प्रदेश के पास है और एक लद्दाख के।
तो अभी ये घोषित है, याद रखिएगा, जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बना है अभी चुनाव नहीं हुआ। जब 2019 में चुनाव हुआ था तो ये राज्य था। तो अभी वर्तमान में बात की जाए तो 530 जो है राज्यों से हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। पर आगे जब चुनाव होगा तो इसमें अपडेशन हो जाएगी। क्या होगा कि जो 6 ये सीटें हैं राज्यों में से कम हो जाएंगी, क्योंकि ये तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और ये ऐड कहाँ पर हो जाएंगी, केंद्र शासित प्रदेशों में से। तो आगे क्या होगा कि जब आगे पूछा जाए कि जब इस मतलब अभी अपडेट नहीं हुआ है, अभी तो कितना है, अभी पूछा जाए कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या तो 530 ही है और राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन जब इसमें चुनाव हो जाएगा तो राज्यों में कितनी हो जाएगी, 524, क्योंकि 6 लेस हो जाएगी और यही 6 इसमें केंद्र शासित प्रदेश में ऐड हो जाएगी। तो केंद्र शासित प्रदेशों में से कितनी हो जाएगी, तो 19 हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको पूरा डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। तो वर्तमान के सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों की संख्या आपको पूरा याद हो गया होगा। उसके बाद हमने पूरा लोकसभा के बारे में देख लिया और राज्यसभा में भी सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न है, ये तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 250। तो 250 में से 200 जो 38 हैं ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और 12 को क्या होता है कि 12 जो सदस्य हैं इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 238 तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो किन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो इसके बारे में लिखा गया है कि जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के फील्ड से हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी कि आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस से रिलेटेड हो उन्हें ही राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कितने सदस्यों को, 12। ये है अधिकतम। लेकिन अभी बात की जाए तो वर्तमान में, तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 245 में प्लस हुए 12 तो बचे कितने, 233, और 233 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाता है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर होगा। तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल में पढ़ते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा ही कवर कर दिया है ताकि आप कंपेयर करके पढ़ें, क्योंकि जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो आपको ये ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। तो इस तरफ है लोकसभा और इस तरफ है राज्यसभा। तो लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल और राज्यसभा का कार्यकाल, तो याद रखिएगा जब पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो राज्यसभा का तो कार्यकाल अनंत होता है, क्योंकि ये तो कभी भंग ही नहीं होती। पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, याद रखिएगा। तो दूसरा पॉइंट है भंग। तो भंग किया जा सकता है, किसे भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है पर राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये क्यों नहीं किया जा सकता ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 2 पॉइंट कवर हो गए, इसे भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो योग्यता क्या होती है, मतलब जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, तो पहले तो वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, तो लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 25 वर्ष, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, और सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, और चौथा वो पागल और दिवालिया ना हो। तो ये जो 4 योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य है। राज्यसभा के सदस्यों में भी 3 योग्यता तो सेम ही है, पहला तो वो भारत का नागरिक हो, एक वो भारत के किसी सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो और पागल और दिवालिया ना हो। पर ये जो सेकंड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। तो लोकसभा में कितनी है, 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्यसभा को मैंने आपको बताया था ना बड़ों का सदन कहते हैं, याद रखिएगा ज़्यादा बड़ी मतलब 30 वर्ष की आयु राज्यसभा में होनी चाहिए और लोकसभा में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो जनता का सदन किसे कहते हैं, ये तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें जाते हैं लोकसभा में। और शिक्षितों का सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को। जैसा कि अभी आपने देखा ना राष्ट्रपति किन्हीं किन्हीं मनोनीत करता है, जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस सर्विस में इनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और बाकी भी जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, मतलब आम आदमी सीधा राज्यसभा में नहीं जा सकता। आम आदमी तो लोकसभा में ही जा सकता है जिसे जनता सीधा चुनकर भेजती है, पर राज्यसभा में जो वोटिंग होती है ये एमएलए के द्वारा की जाती है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसीलिए जो शिक्षितों का सदन होता है ये राज्यसभा है और जनता का सदन लोकसभा है। तो उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव। तो लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब चुनाव में जनता भाग लेती है। जहाँ हम ही चुनते हैं ना हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जनता भाग लेती है। पर राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जनता भाग नहीं लेती इसमें राज्यसभा में। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है इसमें भाग कौन लेता है, तो विधायक यानी कि एमएलए भाग लेते हैं। एमएलए वोटिंग करते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में जनता भाग लेती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष चुनाव और राज्यसभा को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं सदस्यों का चुनाव। तो सदस्यों का चुनाव लोकसभा में होता है 5 वर्ष पर। अभी 2019 में चुनाव हुआ प्रधानमंत्री का लोकसभा में, तो अभी आगे कब होगा, 5 सालों के बाद 2024 में। तो जनता के द्वारा चुने गए जितने भी प्रतिनिधि हैं लोकसभा में जाएंगे, तो 5 सालों के लिए कार्य करेंगे अगर बहुमत की सरकार हो तब।
तो लोकसभा में 5 सालों के लिए कार्य करेंगे, तो 5 सालों के बाद ये इस्तीफा दे देंगे तो लोकसभा भंग हो जाएगी। पर राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसका चुनाव कराया जाता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा में। तो इनका कार्यकाल तो मैंने आपको बताया पीछे कि 6 सालों का होता है, पर इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। ये कैसे, ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए पूरा राज्यसभा है, इसे 3 भागों में बांट दिया जाता है, क्योंकि देखा मैं ऊपर लिखा ना 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, तो ये मतलब कि 1/3 सदस्यों का पहले चुनाव होगा। मतलब इसे 3 भागों में बांट दिया गया। तो पहले जो इसमें मेंबर हैं, इस खंड में मेंबर है, इनका चुनाव मान लीजिए 2020 में हो गया। उसके बाद अगले 1/3 सदस्यों का चुनाव कब होगा, 2 सालों बाद 2022 में। तो अब जो इस खंड में बैठे हैं इनका चुनाव हो गया। उसके अगले 2 सालों बाद 2024 में जो इस खंड में बैठे हैं अब इनका चुनाव हो गया। तो 2-2 सालों बाद क्या हुआ, 1/1 सदस्यों का चुनाव हो गया। तो उसके बाद अब वापस फिर ऊपर आएंगे 2020 वाले में, तो अब इसमें 2020, 22, 24 हो गया, तो अब 2026 में इनका चुनाव होगा। तो जो इस तरफ के मेंबर थे, देखिए इन्होंने 6 साल पूरा काम किया ना, 2020 से लेकर 2026 तक, इसी तरह आगे चलता रहता है। तो इस तरह इनका चुनाव चलता है। तो इसमें कभी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि जब इस तरफ 1/3 सदस्यों का चुनाव हो रहा होता है तो 2/3 सदस्य तो होते ही हैं ना, उनका कार्यकाल अभी बचा ही होता है। तो इस तरह राज्यसभा कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती। आशा करता हूँ आपको इस हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में। तो लोकसभा के पदाधिकारी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 93 में है। तो लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिस प्रकार स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं ना, पूरे स्कूल का संचालन करते हैं, उसी प्रकार लोकसभा के जो कार्य हैं इसका संचालन कौन करता है, तो अध्यक्ष करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटेम स्पीकर, कि आखिर प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। तो ये लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष है और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जब चुनाव होते हैं, जैसे अभी 2019 में चुनाव हुआ, हमने लोकसभा में सदस्यों को भेजा, कितने अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कितने हैं, तो 543 है। तो 543 जब सदस्य लोकसभा में जाएंगे तो इनको शपथ दिलाएगा कोई ना कोई। तो इसके लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति पहले एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर देते हैं कि भाई जितने भी अब सदस्य हैं इनको आप शपथ दिलाओ। तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि लोकसभा के जितने भी नए सदस्य हैं इनको शपथ दिलाता है, उनके मतलब सदस्यता के लिए, लोकसभा की सदस्यता के लिए जो शपथ दिला देते हैं, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का जो है काम खत्म हो जाता है। तो इसीलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। तो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो वीरेंद्र कुमार थे। याद रखिएगा, पूछा जाएगा ये एग्जाम में, ज़्यादातर पूछा भी गया अभी एसएससी के एग्जाम में कि वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे 17वीं लोकसभा में, तो वीरेंद्र कुमार थे, याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं अध्यक्ष और स्पीकर के बारे में लोकसभा के। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो पहले प्रोटेम स्पीकर जितने भी नए सदस्य होते हैं लोकसभा के उन्हें शपथ दिलाते हैं। उसके बाद जब वो सदस्य बन जाते हैं लोकसभा के, तो वो क्या करते हैं, अपने में ही लोकसभा का एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। और याद रखिएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता। एक बार तो इन्हें प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देते हैं ना लोकसभा के सदस्य की, उसके बाद जब ये अध्यक्ष बनते हैं तो इन्हें अलग से फिर लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ लेना नहीं पड़ता। एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेना पड़ता है, तो याद रखिएगा नहीं लेना पड़ता। और अध्यक्ष जो है लोकसभा के, ये अपना त्याग पत्र, मान लीजिए बाद में जब अपना ये जो त्याग पत्र देते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो किसे देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। याद रखिएगा, अध्यक्ष किसको देते हैं, तो उपाध्यक्ष को। अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना तो वो किसे देंगे, तो वो अध्यक्ष को देंगे। ये दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते हैं। और बात करें वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा ओम बिरला, ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। तो पहला पॉइंट है कि लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना, ये किसका काम है, लोकसभा के अध्यक्ष का। दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब मतलब कोई भी बिल हो जिस पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। तीसरा पॉइंट है कि जब किसी विधेयक पर निर्णय न निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल आया जिस पर वोटिंग चल रही हो और 50% वोटिंग उसके फेवर में हो और 50% वोटिंग उसके फेवर में ना हो, तो अब निर्णायक मत कौन दे सकता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। मान लीजिए उसने अपने वोटिंग जो है लोकसभा के अध्यक्ष ने फेवर में दे दी तो ये बिल पास हो जाएगा। अगर फेवर में उन्होंने वोटिंग नहीं दी तो ये बिल पास नहीं होगा। तो निर्णायक मत कौन दे सकता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष दे सकता है, जब मान लीजिए बिल 50-50 वाली पोजीशन में आ जाए तब। तो फोर्थ पॉइंट है धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो धन विधेयक क्या है, ये मैंने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाली वीडियो में बता रखा है, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए
संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है, मतलब सदन उसकी अध्यक्षता को समाप्त कर सकता है कि कोई भी मान लीजिए जो सदस्य है लोकसभा का वो 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद का अधिवेशन है उसमें अनुपस्थित रहता है। अगर अनुमति ले ली फिर तो कोई बात नहीं है, अगर अनुमति नहीं ली, अगर लगातार 60 दिनों तक अधिवेशन में भाग नहीं लिया तो उसकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है। ये भी लोकसभा के अध्यक्ष में पावर है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार, कुमारी नहीं है, याद रखिएगा कुमार है, मीरा कुमार ये पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। तो लोकसभा के पदाधिकारी के बाद अब हम देखते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में। तो राज्यसभा का पदाधिकारी का वर्णन अनुच्छेद 89 में है। तो लोकसभा का पदाधिकारी कौन होते थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं सभापति और उपसभापति। तो अब हम देखते हैं सभापति के बारे में। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर गलती से राष्ट्रपति लिख उठा, पर यहाँ पर उपराष्ट्रपति आएगा। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। और सभापति संसद का सदस्य नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने लोकसभा में अध्यक्ष के बारे में पढ़ा तो वो संसद का सदस्य होता है, मतलब उस समय लोकसभा का अध्यक्ष होता है, पर जो सभापति होता है ये संसद का सदस्य नहीं होता, ये याद रखिएगा। और सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। तो मान लीजिए सभापति नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। और सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि हम गलती कर देंगे कि जो सभापति हैं ये उपसभापति को अपना त्यागपत्र देंगे, पर नहीं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं ना, तो जो उपराष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को। उपसभापति तो सभापति को देंगे, पर जो सभापति हैं ये किसको देंगे, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, याद रखिएगा। काफ़ी बार ये पूछा गया एग्जाम में। और एक आपको और बात बता देता हूँ, जो उपराष्ट्रपति होते हैं इन्हें जो तनख्वाह मिलती है, जो इनको वेतन मिलता है, ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता, बल्कि जो ये राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं ना, इसके लिए इनको वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो वेंकैया नायडू जी ये वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति हैं। और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह ये उपसभापति हैं वर्तमान समय में। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।